प्रिय प्रतिभागियों, नमस्कार। आज हम फिर संस्कृत शिक्षण विधियों के चैप्टर शिक्षण सूत्र और शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण समितियों के पश्चात आज शिक्षण विधियों से संबंधित चैप्टर ले रहे हैं। उसमें भी काव्य या पद्य शिक्षण को सबसे पहले लिया जा रहा है। देखिए, शिक्षण विधियों का जो चैप्टर है रीट परीक्षा के लिए, रीट परीक्षा में सिर्फ सिलेबस में यह लिखा हुआ है संस्कृत शिक्षण विधियां। उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि काव्य शिक्षण, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, नाटक शिक्षण। तो जब सिलेबस में जब इस तरह का नाम दिया होता है पॉइंट के रूप में कि संस्कृत शिक्षण विधियां, तब हमें वहाँ एक व्यापक सिलेबस की तरफ चलना होता है। यानी हमको समस्त प्रकार की शिक्षण विधियां ही पढ़नी होती है। वो काव्य शिक्षण से संबंधित हो सकती है, नाटक से हो सकती है, व्याकरण, कथा, अनुवाद सभी उसमें शामिल है। तो सबसे पहले इस शिक्षण विधियों के टॉपिक में हम किस तरीके से तैयारी करें। कई बार हम किसी एक विधा को लेकर के शिक्षण विधियां पढ़ लेते हैं और उसी के आधार पर अपना उत्तर देते हैं, तो वहाँ गलती होने की संभावना रहती है। इसलिए सबसे पहले हमको ये तय करना है कि कई बार जो कुछ विधाएं हैं गद्य, पद्य, व्याकरण, अनुवाद आदि की, तो उसमें कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि व्याकरण शिक्षण की है, कौन सी पद्य शिक्षण की है, कौन सी गद्य शिक्षण से संबंधित है। इसलिए सबसे पहला काम तो यह है कि हम समस्त प्रकार की विधाओं की जो शिक्षण विधियां हैं उनको नाम से याद रखें कि कौन सी विधा की शिक्षण विधि कौन सी है। उससे पहले भी एक टॉपिक ऐसा भी जो संस्कृत के प्राचीन स्रोत हैं उनमें इस तरह का पाया गया कि संस्कृत की शिक्षण विधियां, ऐसा भी नाम है। तो संस्कृत की शिक्षण विधियां, संस्कृत को सीखने की कौन कौन सी विधियां हैं जिससे हम संस्कृत को आसानी से, सरलता से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले उस विधियों के चैप्टर को ही दो भागों में बांट दिया गया। एक कहा गया संस्कृत शिक्षण की प्राचीन विधियां और दूसरा कहा गया संस्कृत शिक्षण की नवीन या अर्वाचीन विधियां। एक तीसरा भी उसका खंड बनाया गया कि नवीनतम उपागम, जो कुछ उपागम के रूप में होते हैं, जैसे सूक्ष्म शिक्षण है जो 5 मिनट के रूप में उसको लिया जाता है, वो उपागम के तहत आते हैं। जैसे प्रायोजना वर्ग है वो उपागम के रूप में लिया जाता है। जैसे आपका अनुक्रमित, अभिक्रमित जो इस तरह की स्थितियां होती है वो सब इसके अंतर्गत नवीनतम उपागम की श्रेणी में है। दल शिक्षण जो पढ़ाया जाता है, आप एसटीसी बीएड के दौरान दल शिक्षण के रूप में जो कार्य करते हैं टीचिंग का, वो भी एक आपका नवीनतम उपागम है। वो प्राचीन और अर्वाचीन शिक्षण विधियों के अंतर्गत नहीं आता। तो कई बार ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से संस्कृत शिक्षण हेतु नवीनतम उपागम कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो उसके रूप में याद रखें कि जो नए नए जो प्रयोग हो रहे हैं आजकल शिक्षा के लिए, उनमें संस्कृत भी आगे है और संस्कृत को भी भाषा के दृष्टिकोण से, जहाँ हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं में जिस तरह के उपागम शामिल किए जा रहे हैं उनको इधर भी संस्कृत में भी लिया जा रहा है। तो उनसे संबंधित जो शब्दावली है उसको भी आप याद रखें कि वो आपके नवीनतम उपागम के रूप में आपको उत्तर भरना है। प्राचीन विधियों से संबंधित जो विषय वस्तु, उसमें एक नाम आता है पाठशाला विधि। याद रखें, शिक्षण विधियों के प्रश्न अधिकतर इस तरीके से देखे गए कि उसमें यही पूछ लिया जाता है कई बार कि ये नाम किस विधि को कहा जा सकता है, इस नाम से कौन सी विधि जानी जाती है। इस तरह के प्रश्न भी कई बार पूछे गए। तो उसमें सबसे पहले याद रखें, प्राचीनतम जो विधियां हैं संस्कृत शिक्षण की, जब संस्कृत सिखाई जाती थी तो वहाँ पाठशाला विधि एक व्यापक विधि के रूप में रही और जिसके कई भाग आए, जिसके अंतर्गत पारायण विधि को लिया गया, उसी के अंतर्गत सूत्र विधि को लिया गया, उसी के अंतर्गत व्याख्यान विधि को लिया गया और उसी के दौरान कथा कथन विधि को लिया गया। इस तरीके से पाठशाला विधि एक व्यापक विस्तृत क्षेत्र में है और उसके अंतर्गत कुछ उसकी उपविधियों के रूप में नाम लिया गया, पारायण के रूप में, सूत्र विधि के रूप में, व्याख्या विधि के रूप में, कथा कथन विधि के रूप में। तो हम याद रखें, कई बार तो इतना सरल प्रश्न पूछा जाता है कि उस विधि से संबंधित
थोड़ा सा उसकी भूमिका या प्रस्तावना को भी सीख लिया जाए तो भी हम उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अब देखिए काफ़ी कितना सरल है। पाठशाला विधि सबसे पहले ये प्राचीनतम विधि कही गई, और ये गुरुकुल आश्रमों में जब शिक्षा दी जाती थी उस समय के दौरान जो संस्कृत शिक्षण करवाया जाता था उनमें पारायण नाम से, अब पारायण सूत्र ये आपकी व्याकरण की प्राचीन विधियों में भी चली जाएगी, लेकिन संस्कृत की जो प्राचीन विधियां उसमें पाठशाला विधि के अंतर्गत भी इसका नाम होगा। तो इस तरीके से हम तैयारी करें। काव्य पद्य तो आगे की बातें हैं, पहले तो हम ये देखें कि संस्कृत की कौन कौन सी प्राचीन विधियां थी, प्राचीनतम विधियां थी, और कौन कौन सी अर्वाचीन। कई बार ये पूछ लेता है अर्वाचीन विधि कौन सी है, प्राचीन विधि कौन सी है। तो जैसे आता है पाठ्य पुस्तक विधि कौन सी है, देखिए तो पाठ्य पुस्तक विधि से तात्पर्य है कि प्राचीन काल की जितनी भी हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं वो एक तरह से विधि का काम नहीं करती है। अर्वाचीन जो विधियां हैं उसमें पाठ्य पुस्तक विधि को ली गई। कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछा, कोई पुस्तक इस तरह से लिखी जाती है, आजकल दूरस्थ विभाग में कोटा खुला विश्वविद्यालय, ओपन जो विश्वविद्यालय हैं उनमें सभी में इस तरह की पुस्तकों का लेखन कार्य करवाया जाता है ताकि वहाँ बिना शिक्षक के भी बालक उनको पढ़ सकें, तो वो पाठ्य पुस्तक विधि के अंतर्गत आती हैं। इसलिए पाठ्य पुस्तक विधि एक नवीन विधि के अंतर्गत आएगी। अब यहाँ पाठशाला विधि को जैसे परंपरागत, पंडित प्रणाली, सांस्कृतिक धरोहर वाली, इस तरह के नाम दिए जा सकते हैं। पंडित प्रणाली यानी प्राचीन काल वाली, ठीक है। परंपरागत का मतलब भी प्राचीन है। संस्कृत को भी दो भागों में बांट रखा है, आधुनिक और परंपरागत। जो हम संस्कृत डिपार्टमेंट के अंतर्गत संस्कृत शिक्षण करते हैं वो आपका ट्रेडिशनल यानी प्राचीन पाठ्यक्रम के अंतर्गत माना जाता है, पारंपरिक माना जाता है, परंपरागत माना जाता है। और हम जनरल एजुकेशन में जो संस्कृत का पठन पाठन करते हैं वो आधुनिक संस्कृत के रूप में उसको संज्ञा दी जाती है। तो पाठशाला विधि जब प्राचीनतम, परंपरागत, पंडित प्रणाली, सांस्कृतिक, संस्कृति की धरोहर, ऐसे जैसे मान लो पूछ लेते हैं संस्कृति की धरोहर करने वाली, धरोहर को सुरक्षित रखने वाली जो विधि है वो कौन सी है, तो वहाँ हम पाठशाला विधि की, अगर पाठशाला विधि का नाम नहीं आता है तो उसकी कोई न कोई सहायक जो विधि है उसका नाम आ जाएगा। पारायण विधि है, सूत्र। अब पारायण में क्या होता था, मंत्रों का वाचन होता था, उनको रटवाया जाता था। सूत्र में उस किसी व्याकरण के नियम को एक फॉर्मूला के रूप में, एक छोटी गागर में सागर वाली जो स्थिति है उसके आधार पर इसको बनाया जाता था। तो इस तरह के जो शब्द हैं, शब्दावलियां हैं, वो भी हमको इन शिक्षण विधियों के उत्तर देने में पूर्ण रूप से मददगार साबित होती हैं। उनको हमको इस तरीके से पढ़ना है। कई बार शिक्षण विधियों के नाम के रूप में पढ़ लिया जाता है, उनको हम विस्तृत रूप से नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनका उत्तर देना प्राय संभव नहीं होता है। तो पारायण के रूप में जैसे अब नए नाम इसमें दिए गए कि उसको पारायण में जो छात्र जो मंत्रों का उच्चारण करता था, बार बार स्मरण करता था, उसको उसने कितनी गलतियां की, उस गलती के नाम से उसको नामकरण किया जाता था, उसको एकान्निक, द्वैन्निक, इस तरह के नाम दिए जाते थे। तो अब मान लो ये कितना सरल प्रश्न है, अगर उसमें पूछा जाता है कि एकान्निक उपाधि एक गलती करने वाले विद्यार्थी को दी जाती थी, उस विधि का नाम कौन सा है, तो वो पारायण विधि के रूप में हम उत्तर भरेंगे। इनसे संबंधित जो सामान्य बातें हैं जिनके आधार पर उसको चुना गया है उनको हम अच्छी तरह से याद रखें। और उसके बाद में कई क्वेश्चन इस तरह के आएंगे जो घुमा फिरा करके उस विधि से संबंधित डायरेक्ट विषय वस्तु को नहीं पूछा जाता। उसमें यह पूछा जाता है कि बताइए इससे संबंधित पाठ्य वस्तु को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि उपयोगी रहेगी। तब हमको थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करते हुए और उन शिक्षण विधियों का आपको उत्तर भरना होता है। जैसे मान लो कहीं पर भी कोई रूपरेखा कार्यक्रम है, रूपरेखा के आधार पर आप कहीं रूपरेखा को आधार मान करके, प्रारूप को आधार मान करके आप कौन सी विधा का अध्ययन करा सकते हैं, तो वहाँ उसका उत्तर होगा आपका कथा शिक्षण के रूप में, उसका उत्तर हमको भरना होता है। इस तरीके से पाठशाला विधि से संबंधित पारायण सूत्र आदि जो व्याख्या आदि जो प्राचीन विधियां हैं, उन प्राचीन को इसके साथ याद रखना है। इसके नाम के, इसके तुरंत बाद ही एक परिवर्तन हुआ था, उसमें व्याकरण के रूप में आया था व्याकरण अनुवाद विधि, जिसको भंडारकर विधि भी कहा गया। भंडारकर उसका प्रवर्तक था, उसके नाम से उसको भंडारकर विधि कहा गया। तो अनुवाद विधि के तहत आती है। उसके प्रश्न कई बार ज़्यादा पूछे गए। उसमें यही पूछता है कि व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है, यही प्रश्न कई बार पूछा गया। इस विधि का प्रवर्तक कौन है, इस तरीके से उसको पूछा गया। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के पश्चात कौन सी विधि आई थी, तो वो भी आपकी ये व्याकरण अनुवाद विधि थी। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर उसके प्रवर्तक थे और उन्होंने अंग्रेजी संस्कृत के सिस्टम से संस्कृत को 2 पुस्तकें भी लिखी थी। तो वो अंग्रेजी और संस्कृत परस्पर पढ़ी गई आपस में, कि अंग्रेजी से संस्कृत का ट्रांसलेट हुआ, संस्कृत से अंग्रेजी का रहा।
उसके पश्चात कुछ अर्वाचीन विधियों के रूप में आया। अब अर्वाचीन विधियों में हम लेंगे हरवर्टीय पंचपदी है, मूल्यांकन विधि है, इनको पाठ्य पुस्तक विधि है, ये हमारी नवीन जो अर्वाचीन विधियां हैं संस्कृत की, उसके अंतर्गत इनको स्वीकार किया जाएगा। और कुछ होते हैं नवीनतम उपागम, जो बीच बीच में जो परिवर्तन होते हैं कि शिक्षा में ये परिवर्तन हो जाना चाहिए, एक उपागम के तहत, वो पूर्ण विधि के रूप में नहीं है, एक सामान्य उपागम के रूप में उनको स्वीकार किया जाता है। जैसे पूछा जाता है सूक्ष्म शिक्षण है, दल गठन वाली विधियां हैं, आपकी अभिक्रमित अनुदेशन वाली जो विधियां हैं, बीएफ स्किनर वाली, तो इस तरीके से वो जो इस तरह के उपागम हैं वो नवीनतम उपागम के अंतर्गत पढ़े जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस तरीके से बढ़े आगे संस्कृत शिक्षण विधियों को लेकर के कि संस्कृत शिक्षण विधियों की प्राचीन विधियां कौन सी थी, नवीन कौन सी थी, उनके आपके उपागम कौन कौन से हैं, उसके आधार पर इनकी तैयारी करेंगे। इसके बाद अब आता है आपका, सबसे पहले हम इसकी काव्य या पद्य शिक्षण की विधियों को ले रहे हैं। यद्यपि सिलेबस में ऐसा नहीं है कि काव्य पद्य, लेकिन उसमें लिखा है संस्कृत शिक्षण की विधियां, तो वो किसी से संबंधित पूछ सकता है। आपने देखा होगा पिछली बार भी कथा शिक्षण से संबंधित विधि पूछी गई, कथा शिक्षण की अनुवाद की कौन कौन सी विधियां नहीं हो सकती उसके रूप में। तो सबसे पहले अब इसको हम विधाओं के आधार पर शिक्षण विधियों को पढ़ रहे हैं। इसको देखिए, पहला टॉपिक है आज का ये, काव्य अथवा पद्य शिक्षण की विधियां। देखिए, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, इसकी विधियों को पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस टॉपिक के आने वाली शिक्षण विधियों को इस तरीके से पढ़ें कि इससे संबंधित आने वाला प्रश्न हम हल कर सकें, उसको हल करने में हमको किसी प्रकार की कोई दुविधा न हो। तो देखो, काव्य और पद्य शिक्षण को यहाँ से स्टार्ट करें आप। सबसे पहले तो देखें, काव्य, पद्य, कविता तीनों एक ही नाम से है। काव्य नाम से भी प्रश्न आ सकता है, पद्य के नाम से भी आ सकता है, कविता के नाम से भी आ सकता है, श्लोक के नाम से भी आ सकता है, चारों का तात्पर्य एक से ही है। दूसरी बात, काव्य, पद्य, कविता, श्लोक आदि के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहली जो विशेष बात है इसके लिए, वो हमको याद रखना है रसानुभूति, सौंदर्यानुभूति और भावानुभूति। जहां कहीं भी कोई प्रश्न इनके संदर्भ में आता है, काव्य पद्य शिक्षण की विधियों के संदर्भ में आता है, यदि उसमें कहीं भी उस प्रश्न में रसानुभूति, सौंदर्यानुभूति या भावानुभूति या आनंदानुभूति, इनके नाम जब हमको प्रश्न के रूप में पूछे गए हों और ये कहा गया हो कि काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या हो सकता है, काव्य शिक्षण किस लिए पढ़ा जाता है, काव्य शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो कई बार उसमें 3 लिख करके डी में उपयुक्त सभी लिख देता है। तो ये समझें कि इसका मतलब वहाँ अगर दोनों तीनों मिल रहे हैं, इसका मतलब आपको डी आंसर भरना है। अब यहाँ देखो, रस, सौंदर्य, भाव, छंद, अलंकार, लय, ताल इत्यादि, ये सब काव्य पद्य शिक्षण के अंतर्गत, काव्य के अंतर्गत गिने जाएंगे और वहां आपको उसका उत्तर भरना है। अब जैसे इसमें कह दिया कि विचार विश्लेषण जब हम करेंगे तब वहां काव्य या पद्य शिक्षण नहीं होगा, तब हमको गद्य शिक्षण के रूप में आपको उत्तर भरना है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको आने वाले प्रश्नों में मददगार साबित होंगे और उन प्रश्नों का आप हल कर सकेंगे। कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए कि बताओ काव्य शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है। अब उसमें पूछा गया भाव ग्रहण, भाव अनुभूति, सौंदर्य अनुभूति, रसानुभूति, विचार अभिव्यक्ति, विचार विश्लेषण, तो ये आपको उसमें करना है कि ये नहीं है। वहाँ गद्य और पद्य के अंतर्गत इसके रूप में आप जब गद्य और पद्य की पाठ योजनाएं बनाते हैं तो भी उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ सौंदर्यानुभूति प्रश्न का कॉलम होता है, उसमें विचार विश्लेषण का प्रश्न नहीं होता। वहाँ इसके रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें छंद अलंकार से संबंधित प्रश्न शामिल होते हैं। तो सबसे पहले काव्य या पद्य की शिक्षण विधियों को पढ़ने से पहले ये इस प्रकार की विषय वस्तु को काव्य शिक्षण पद्य शिक्षण के उद्देश्य के रूप में दिमाग में रखें कि इनके आधार पर प्रश्न हमको काव्य या पद्य शिक्षण के रूप में भरना है। एक है कि काव्य शिक्षण का तात्पर्य सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि हम कक्षा को काव्यमय बना दें, उसको आनंदमय बना दें,
यानी वहाँ श्लोक या काव्य या कविता का उच्चारण करना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसको लय ताल के आधार पर उस कविता को, उस श्लोक को, उस पद्य को हमको पढ़ाना है। यही काव्य और पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। भाव शब्द को अच्छी तरह याद रखें। भाव से तात्पर्य यहाँ काव्य पद्य से होता है। सौंदर्य को याद रखें, रस को याद रखें, आनंद को याद रखें। ये सब काव्य पद्य शिक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक प्रश्न आता है कि बताओ, इस श्लोक को काव्य विधि के द्वारा पढ़ाया जा रहा है तो क्या इसमें जरूरी है? उसमें आएगा श्लोक का अर्थ बताना, तीसरा है श्लोक की विषय वस्तु के बारे में बताना, तीसरा है श्लोक का लय ताल गति के द्वारा भावानुभूति के रूप में उच्चारण करवाना। तो इसको हमको ज़्यादा राइट करना है। मिडिल क्लास तक केवल श्लोक के उच्चारण को आनंदानुभूति के साथ जोड़ा है, उसके सस्वर वाचन के साथ जोड़ा है। उन क्लासों तक हमको एक तरह से उस काव्य का अर्थ बताना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उसको हम लय ताल के द्वारा उसका उच्चारण करवा सकें। अब देखिए, यहाँ इतना पढ़ने के पश्चात काव्य और पद्य शिक्षण को पूर्ण पढ़ रहे हैं हम। इस तरीके से याद रखें, एक एक टॉपिक को हम इस तरीके से पढ़ेंगे। तो इसके बाद सबसे पहले जो विधि आती है काव्य शिक्षण की, उसका नाम है गीत या नाट्य विधि। याद रखें, गीत अथवा नाट्य विधि। अब देखिए, कई बार ये सोचते हैं हमने विधियों के नाम याद कर लिए कि काव्य शिक्षण की ये विधियां हो सकती है। कई बार उस विधि का पर्यायवाची शब्द प्रयोग कर दिया जाता है और हमारे दिमाग से वो बात निकल जाती है कि ये हमने नहीं पढ़ी थी। अब यह नाट्य की जगह अभिनय विधि भी कर सकता है, वो उसको अभिनय के रूप में प्रयोग कर सकता है। तो सबसे पहली विधि हम पढ़ रहे हैं, अच्छी तरह से काव्य के साथ इसको जोड़ लें। काव्य पद्य शिक्षण की विधि है सबसे पहले गीत या नाट्य विधि। गीत या नाट्य विधि से तात्पर्य है कि बालकों के समक्ष जो काव्य है, जो पद्य है, उनको गीत के द्वारा, नाट्य का मतलब अभिनय के द्वारा, अभिनय से तात्पर्य है लय ताल हाव भाव के द्वारा हमको काव्य शिक्षण करवाना चाहिए। उस काव्य का सस्वर उच्चारण करवाना चाहिए ताकि बालक उसका काव्य के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें, वहाँ रसानुभूति, सौंदर्यानुभूति या भावानुभूति, आनंदानुभूति को ग्रहण कर सकें। ये उस उद्देश्य की पूर्ति में गीत या नाट्य विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न आया कि काव्य शिक्षण की प्राथमिक कक्षाओं के लिए कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ विधि है? तब आप उत्तर भरें गीत या नाट्य विधि। कौन सी विधि, किस विधि में छात्र सक्रिय रहते हैं? तो गीत या नाट्य विधि। कौन सी विधि बालक में रुचि का सिद्धांत विकसित करती है? तो गीत या नाट्य विधि। कौन सी मनोवैज्ञानिक है? तो गीत या नाट्य। यानी सारे गुण गीत या नाट्य विधि के रूप में आ जाते हैं और प्राथमिक कक्षाओं के, उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण विधि है। इसको नंबर 1 पर आपको राइट करना है। जब प्राथमिक या उच्च प्राथमिक का नाम आए तब इसके रूप में ही आपको इन सब के रूप में उत्तर भरना है। ये विधि उच्च स्तर के लिए अधिक उपयोगी नहीं होती है, तो वहाँ उसके लिए राइट नहीं करें, इनके लिए आपको ये राइट करना है। सक्रियता भी रहती है बालकों में क्योंकि वो सस्वर वाचन करते हैं। सस्वर वाचन के रूप में एक तरह से वो द्रुत गति से वाचन करते हैं और वहाँ उसके संपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति प्राथमिक कक्षा के छोटे अबोध बालकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक या पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी, जहाँ न काव्य का नाम है न व्याकरण का नाम है, तब हम वहाँ खेल विधि के रूप में उत्तर भरते हैं। लेकिन काव्य का नाम जहाँ आ गया वहाँ हमको ये उत्तर राइट करना है। वहाँ केवल अमूमन डायरेक्ट ही क्वेश्चन आए कि कौन सी सर्वश्रेष्ठ विधि है प्राथमिक स्तर के लिए, तब वहाँ हम खेल विधि कर सकते हैं। लेकिन जब काव्य पद्य के रूप में आए तब हमको ये राइट करना है। इसके बाद दूसरी है अर्थानुवाद विधि, अर्थ या अनुवाद विधि। सबसे पहले गीत या नाट्य विधि पढ़ी हमने और गीत या नाट्य विधि के पश्चात दूसरी है आपकी अर्थानुवाद विधि, जिसमें अर्थ या अनुवाद करवाया जाता है, यानी जिसको भाषानुवाद विधि भी कहा जा सकता है। भाषानुवाद विधि या अर्थ अनुवाद विधि। देखिए ध्यान से, कई बार जो विधि है उसको नाम से ही हमने पढ़ा, उसके आधार पर भी कई प्रश्नों का उत्तर हम दे सकते हैं।
संपूर्ण अध्ययन के लिए, काव्य और पद्य के लिए आपको एक क्रम से एक जिज्ञासा होनी चाहिए कौन कौन सी विधियां हैं। एक विधि आपने पूरी पढ़ ली कि गीत और नाट्य विधि, उसका ये कार्य है और वो प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। फिर हम कहते हैं कि दूसरी विधि कौन सी हो सकती है, तो दूसरी विधि है भाषानुवाद विधि, जिसको अर्थ अनुवाद विधि भी कह सकते हैं, अनुवाद विधि भी कह सकते हैं, तीनों नाम हो सकते हैं। अनुवाद विधि भी कहा जा सकता है, भाषानुवाद भी कहा सकता है, अर्थानुवाद विधि भी कहा जा सकता है। तो अब इस विधि के बारे में देखिए, कौन से प्रश्नों के उत्तर में आपको ये राइट करना है। सबसे पहला प्रश्न आता है कि वह कौन सी विधि है जिसके द्वारा वर्तमान में काव्य शिक्षण सर्वाधिक करवाया जाता है, तो वो है भाषानुवाद विधि। क्योंकि आजकल बिना मनोवैज्ञानिकता को ध्यान में रखते हुए ही उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक इन कक्षाओं में अधिकतर जो काव्य शिक्षण करवाया जाता है वो भाषानुवाद या अनुवाद या अर्थानुवाद विधि के द्वारा करवाया जाता है। तो ऐसा प्रश्न जिसमें यह कहा जाए प्रायशः वर्तमान काले काव्य शिक्षण से कै विधि प्रचलित तरह अस्ति, कौन सी विधि अधिक प्रचलित है, तब हम भाषानुवाद विधि के रूप में उत्तर भरेंगे। क्योंकि इस विधि से वर्तमान में काव्य शिक्षण सर्वाधिक करवाया जाता है। क्या होती है ये विधि? इसमें अध्यापक श्लोक का वाचन करता है और श्लोक के वाचन के पश्चात उस श्लोक का अनुवाद करता है, उसके शब्दों का अर्थ बताता है और उसके आधार पर उसके अनुवाद के द्वारा काव्य शिक्षण करवाया जाता है। ऐसी विधि का नाम भाषानुवाद विधि है, जिसको अर्थानुवाद या अनुवाद विधि के रूप में जाना जाता है। पूछा जाए कि अध्यापक श्लोकम पठित्वा तस्य अर्थम कथयति कै विधि अस्ति, तब भी हमको उत्तर देना है भाषानुवाद, अर्थानुवाद। इस तरीके से संस्कृत माध्यम का ही प्रश्न होगा और उसमें हमको इस तरीके से उत्तर भरना है। अब दूसरी तरफ चलें, इसमें वो कहेगा कि ये बताइए अधोलिखितेषु कै विधि अमनोवैज्ञानिकः अस्ति, तो अमनोवैज्ञानिक की श्रेणी में आएगी भाषानुवाद, अर्थानुवाद, क्योंकि इसमें केवल अनुवाद रटने के प्रति ही बालकों का ध्यान अग्रसरित करवाया जाता है। इसलिए ये एक तरह से अमनोवैज्ञानिक भी है, एक तरह से नीरस भी है, क्योंकि इसमें बालक सक्रिय नहीं रहते, अध्यापक ही उसका उच्चारण करता है और उसका अनुवाद कर देता है। इस तरीके से इस विधि के द्वारा इसकी जो नकारात्मकता है वो ज़्यादा है और ऐसे प्रश्नों में आपको इसका उत्तर भरना है। ये उत्तर देने के तरीके हैं कि कहीं पर शब्दावली चेंज कर दी जाती है प्रश्न की और प्रश्न को किसी दूसरी तरीके से घुमा, जिस तरीके से आपने उसको पढ़ रखा है उस तरीके से नहीं देता और दूसरे तरीके से प्रश्न दे देता है। तब आपको इस तरीके से, तो भाषानुवाद अनुवाद विधि के रूप में ये बातें आपको याद रखनी, इसके आधार पर आपको अपना उत्तर प्रेषित करना है। तीसरी विधि है काव्य शिक्षण की व्याख्या विधि। अब व्याख्या विधि में आपने देखा, व्याख्या विधि एक ऐसी विधि जो प्राचीन भी है, जो अर्वाचीन भी है, जो व्याकरण की भी है, जो काव्य की भी है, जो गद्य की भी है, जो नाटक की भी है। नाटक में भी व्याख्या विधि होती है। तो ये एक ऐसी विधि है जो प्राय सभी विधाओं के अंतर्गत है, इसलिए याद रखें। ऐसा भी प्रश्न अगर कभी पूछा जाए, बताओ अधोलिखित में से कौन सी विधि ऐसी है जो प्रायशः समस्त विधासु प्रयुक्ता भवति, तो वहां उत्तर भरेंगे हम व्याख्या विधि। यद्यपि यह विधि उच्च स्तर के लिए होती है, उच्च माध्यमिक स्तर के लिए भी यही मान्य है। व्याख्या विधि में और भाषानुवाद में क्या अंतर है? भाषानुवाद में अध्यापक केवल श्लोक का अर्थ बताता है, लेकिन व्याख्या विधि उससे एक कदम आगे है। व्याख्या विधि के अंतर्गत अध्यापक उस पद्य शिक्षण के संदर्भ, प्रसंग, उसके छंद, अलंकार आदि से उसकी शैली आदि से संबंधित विवेचन भी करता है और उस पद्य का शिक्षण कार्य करवाता है। ये विषय वस्तु भाषानुवाद विधि से इसमें कुछ अतिरिक्त होती है। नाम ही व्याख्यान है। एक श्लोक भी आता है ना, पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह वाक्य योजना आक्षेपो समाधानम च षड्विधम व्याख्या मतम। तो इसमें ये 6 प्रकार के व्याख्या नाम आते हैं। ऐसा भी इस श्लोक के आधार पर भी प्रश्न आ सकता है। प्रश्न पत्र निर्माता के ऊपर निर्भर करता है कि आपका प्रश्न पत्र निर्माता संस्कृत ट्रेडिशनल का है या संस्कृत मॉडर्न का है। यदि मान लो संस्कृत ट्रेडिशनल वाले को इसमें मौका मिलता है तो निश्चित रूप से ये संस्कृत शिक्षण विधियों के जो प्रश्न हैं वो प्राय से इन्हीं के आधार पर
क्योंकि जैसे ये श्लोक है आपका पदच्छेद पदार्थोक्ति वाला, इसके आधार पर पूछा जा सकता है, इसके आधार पर व्याख्या विधि के प्रश्न आ सकता है। तो यहाँ उच्च स्तर के लिए उपयोगी है, उच्च माध्यमिक स्तर के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इससे ये इस तरीके से कुछ अलग हट करके है। 3 विधियों के पश्चात अब एक क्रम आता है। अब एक प्रश्न इस तरह का बनता है कि काव्य शिक्षण में अन्वय प्रधान होता है। जैसे प्रश्न आ गया, अन्वय प्रधान किस विधा के अंतर्गत महत्वपूर्ण है, तब आप उत्तर भरेंगे काव्य शिक्षण, क्योंकि अन्वय आपका गद्य में नहीं होगा, अन्वय आपका व्याकरण में नहीं होगा, अन्वय आपका नाटक में नहीं होगा। अन्वय करना है हमको श्लोक का, क्योंकि श्लोक बनाने के लिए, छंद की रचना करने के लिए आपको शब्दों को प्राय आगे पीछे कहीं रखना होता है, क्योंकि वहाँ एक छंद का निर्माण करना आवश्यक होता है, और उसका अन्वय करना काव्य या पद्य शिक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अन्वय शिक्षण कि वह कौन सी विधा है जिसमें अन्वय आवश्यक होता है, तो याद रखें काव्य या पद्य में आपको ये राइट करना है। फिर एक प्रश्न आता है कि अन्वय के लिए काव्य शिक्षण की कितनी विधियां हैं, तो अन्वय के लिए काव्य शिक्षण की 2 विधियां हैं। एक का नाम है दंडान्वय विधि और एक का नाम है खंडान्वय विधि। याद रखें, दंडान्वय विधि और खंडान्वय विधि, इस तरीके से पढ़ें काव्य शिक्षण की विधियां। गीत नाट्य विधि, भाषा अनुवाद, व्याख्या विधि, उसके बाद दंडान्वय और उसके बाद खंडान्वय। याद रखें, दोनों अन्वय की विधियां हैं। काव्य शिक्षण में अन्वय जरूरी है और अन्वय करने के लिए इन 2 विधियों का सहारा लिया जा सकता है। दोनों की विशेष बातें क्या क्या होती है जिनसे प्रश्न निकलते हैं, याद रखें। यहां दंड लिखा हुआ है, यहां खंड लिखा हुआ है, इसमें हम दंड के बारे में ही पढ़ेंगे। दंडान्वय विधि क्या है? दंडान्वय विधि अन्वय विधि का एक तरीका है, और ये एक ऐसी विधि है जिसमें हम श्लोक के एक वाक्य की खोज करते हैं कि उस श्लोक से एक वाक्य कौन सा बन रहा है। इसलिए वाक्य की खोज करना ही दंडान्वय और खंडान्वय है। इसलिए यहां दंड का प्रतीक ही वाक्य है। प्रश्न आता है दंडान्वय विधि में दंड का प्रतीक क्या है, तो वाक्य है, और दंड का अर्थ ग्रंथि युक्त दंड है। दंड से डंडे का प्रतीक है कि एक ऐसा डंडा जिसमें गांठें हो, उसको दंड कहा गया, लेकिन उसको लक्षणार्थ में लिया गया वाक्य कि उस दंड का अर्थ क्या कहलाएगा। वो दंड किसका प्रतीक होगा? वाक्य का प्रतीक होगा। इसलिए अब हम दंडान्वय में क्या करते हैं? दंडान्वय में वाक्य की खोज करते हैं, वाक्य का अन्वेषण करते हैं, और खंडान्वय में भी वाक्य का अन्वेषण करते हैं। लेकिन दंडान्वय के रूप में जो वाक्य का अन्वेषण करते हैं वो उसी तरीके से कि वहां जो क्वेश्चन होते हैं वो व्याकरण पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। कर्ता, कर्म, करण आदि उनसे संबंधित जो प्रश्नों के आधार पर अगर हमने वाक्य को खोजा, वाक्य का अन्वेषण कार्य करवाया उस श्लोक के आधार पर, तब उस विधि को हम कहेंगे दंडान्वय विधि। तो 2-3 प्रश्न इसमें बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि अन्वय किस विधा में महत्वपूर्ण होता है, तो काव्य विधा में। दूसरा, काव्य विधा या पद्य विधा के अंतर्गत अन्वय शिक्षण की कितनी विधियां हैं, तब उत्तर भरे हम 2 विधियां हैं, पहला दंडान्वय और दूसरा खंडान्वय। तीसरा प्रश्न है दंडान्वय विधि में दंड का प्रतीक क्या होता है, तो उसमें आपको वाक्य उत्तर भरना है। दंड का अर्थ क्या है, तो ग्रंथि युक्त दंड बताना है। और उसके बाद अब ग्रंथि युक्त दंड में वाक्य में क्या समानता है कि जैसे ग्रंथि युक्त दंड में कोई ऐसा डंडा है जिसमें 7-8 गांठें लगी हुई है, उसी तरह से वाक्य का मतलब ये है कि वाक्य एक ऐसा वाक्य जिसमें 5-7-8 शब्द लिखे हों, वो पद के रूप में गांठें हैं। तो उन गांठों को हम जैसे डंडे में क्रम से गांठ होती है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उसी तरह से हम उस वाक्य में भी जैसे कर्ता है, कर्ता का विशेषण है, कर्म है, कर्म का विशेषण है, क्रिया है, क्रिया का विशेषण है, इस तरह के जो शब्द हैं, इनकी इस तरह के जो दंड की जो ग्रंथियां हैं, उसी क्रम में हम उस वाक्य की खोज करते हैं। इसलिए यहां दंड का मतलब वाक्य प्रतीक है, वाक्य का प्रतीक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो ये कहा गया कि दंडान्वय विधि और खंडान्वय विधि में काव्यमय जो
वातावरण हम प्रस्तुत करना चाहते हैं कक्षा के अंतर्गत, उसमें बहुत कहीं न कहीं कोई कमी रह जाती है, क्योंकि वो व्याकरण बेस पर चालू होती है। इसलिए ये एक तरह से नीरस मान ली गई है। इसको नीरस विधि के रूप में गणना की गई। अन्वय विधि के जैसे पूछा जाए अन्वय विधि के रूप में नीरस विधि कौन सी है, तो दंडान्वय भरना है। सरस विधि के रूप में खंडान्वय, जब सरस है तो इसका मतलब वो सर्वश्रेष्ठ विधि के रूप में खंडान्वय विधि को लिया गया। तो ये काव्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, किसके रूप में, अन्वय के रूप में। और कई बार डायरेक्ट भी प्रश्न आ जाता है काव्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी, तब भी हमको उत्तर भरना है खंडान्वय विधि। तो दंडान्वय खंडान्वय में दोनों में होता ही वाक्य का अन्वेषण है, उसमें भी वाक्य का अन्वेषण और इसमें भी वाक्य का अन्वेषण। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें व्याकरण के स्थान पर विषय वस्तु या साहित्य के आधार पर प्रश्नों से वाक्य की खोज की जाती है, यही सबसे बड़ा अंतर है। और जब साहित्य के विषय वस्तु पर, छंद अलंकार से संबंधित प्रश्नों पर जब बात करते हैं तो ये रसमय हो जाता है, सरस हो जाता है, इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ विधि के रूप में चुना गया खंडान्वय विधि के। तो अन्वय से संबंधित जब प्रश्न आए तब आपको ऐसा उत्तर भरना है। ये 5 विधियां। इसके बाद देखिए एक छठी विधि है। अब इसके बाद की 4 विधियां और हैं। कुल 9 काव्य शिक्षण की मुख्य मुख्य विधियां हैं। अब इनके नाम से जब प्रश्न आता है कि कौन सी काव्य शिक्षण की कौन सी, तो कम से कम हम इनके नाम पहले तो याद रखें, उसके नाम के पास कि भाई ये काव्य शिक्षण की विधियां हैं। उसके बाद उससे संबंधित संक्षिप्त जो मैटर है उसको तैयार रखें, किस तरह के उसमें क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अब यहां आती है, एक आती है भाष्य विधि, एक आती है तुलना विधि और एक आती है समीक्षा विधि और लास्ट में है टीका विधि। इस तरीके से ये 9 विधियां काव्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, कविता शिक्षण, श्लोक शिक्षण, इनसे संबंधित ये नाम याद रखने हमको। लास्ट की जो 4 विधियां हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हैं, देखिए ध्यान से। भाष्य विधि का जब नाम आए तो इसका प्रश्न हमेशा, अब तक का जो इतिहास है उसमें सिर्फ एक प्रश्न इस तरह का मिलता है इस विधि में, जिसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। वो पूछता है कि इस विधि का दूसरा नाम क्या है, तो इसमें आपको व्यास विधि उत्तर भरना है। ये प्रश्न इसका आया एक बार कि व्यास विधि के नाम से किस विधि को जाना जाता है, तो भाष्य विधि को व्यास विधि के नाम से जाना जाता है। व्यासपीठ जो होती है, जिसके अंतर्गत किसी भी एक रामायण के एक दोहे को या एक चौपाई को अनेक अनेक ग्रंथों से, जैसे कोई व्यासपीठ पर बैठा हुआ पंडित किसी भी विषय वस्तु को समझाने के लिए बहुत सारी पाठ्य पुस्तकों का उदाहरण देते हुए उसको स्पष्ट करता है, उसी प्रकार से ये भाष्य विधि अथवा व्यास विधि है, जिसमें एक पद्य को, एक काव्य को समझाने के लिए उसको विभिन्न पद्य शिक्षण के काव्यों से लेकर के, उसके उदाहरणों को लेकर के, उससे जब उसको समझाया जाता है, उससे उसको पढ़ाया जाता है, उसका शिक्षण कार्य करवाया जाता है, तब उसका नाम भाष्य विधि या व्यास विधि। इसलिए यह विधि उच्च स्तर के लिए उपयोगी होती है। इसको प्राथमिक माध्यमिक स्तर पर यह उपयोगी विधि नहीं है, क्योंकि कॉलेज की क्लासों के लिए भाष्य विधि के द्वारा पढ़ाया जा सकता है, जिसमें अनेक ग्रंथों में उस विषय से संबंधित चैप्टर दिए हुए हैं, उससे उसको क्लियर करवाया जाता है। यह आपको भाष्य विधि या व्यास विधि के रूप में उत्तर भरना है। इसके बाद है तुलना विधि। अब देखिए नाम से ही तुलना विधि के रूप में हम किसी भी श्लोक के रूप में एक श्लोक से सम अर्थ वाला या उससे विषम अर्थ वाला, दोनों प्रकार के श्लोकों से उसको तुलना करते हुए उसका अध्ययन करवा सकते हैं। किसी श्लोक से बालक उसके अर्थ को समझने में थोड़ा सा समस्या ग्रस्त हो रहे हैं, उसको सीख नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अध्यापक को चाहिए कि वो उसके जैसा दूसरा श्लोक लेकर के अथवा उससे विपरीत अर्थ वाला कोई श्लोक लेकर के तुलना करते हुए उसको पढ़ाएगा, तो निश्चित रूप से वो काव्य, वो पद्य, वो श्लोक उस बालक की समझ में और अच्छी तरह आ सकता है। और काव्य उच्च क्लासों के लिए रसानुभूति, सौंदर्य अनुभूति इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये छोटी क्लासों के लिए इसका ज़्यादा महत्व होता है। उच्चतम जो क्लासें होती है, उच्च क्लासें, कॉलेज की जो क्लासें हैं, उनको हमको तुलना विधि,
भाष्य विधि या व्याख्या विधि, इनके द्वारा ही हमको संस्कृत शिक्षण यानी संस्कृत का काव्य शिक्षण या संस्कृत का पद्य शिक्षण करवाना चाहिए। तो तुलना से तात्पर्य, प्रश्न आया कि एक श्लोकस्य अपर विषम श्लोकेन सह पद्य शिक्षणम कस्मिन् विधौ भवति, तब हमको लिखना है वहां तुलना विधि। इसके बाद अगली विधि है समीक्षा। जैसा कि नाम से ही पता है, समीक्षा से तात्पर्य होता है समालोचना। किसी भी पद्य को, जिस ग्रंथ से वो पद्य लिया गया है, उस पद्य में क्या कमियां हैं अथवा उस पद्य में कौन सी विशेष बात है जिसके गुण दोषों का विवेचन करते हुए, जिसकी सामाजिक, भावात्मक, आर्थिक, ऐतिहासिक आदि विषय वस्तुओं को लेकर के जब किसी पद्य या काव्य का अध्ययन करवाया जाता है, उसका नाम समीक्षा विधि। अब इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, दो क्वेश्चन आए इसके अभी तक पूरे रीट का, जब से ये परीक्षाएं प्रारंभ हुई। एक प्रश्न तो एक बार तो यही पूछा था कि बताओ निम्नलिखित में से काव्य शिक्षण की कौन सी विधि है, उसमें पूछा गया था। तो 3 उसमें अन्य विधियां थी, उसमें एक नाम समीक्षा था, तो इसको राइट करना था। एक आ सकता है, 2 ही क्वेश्चन बनते हैं महत्वपूर्ण, तो जो परीक्षा में आने योग्य है इसके लिए। वो दूसरा बनता है कि काव्य शिक्षण की वह कौन सी विधि है जिसमें उस काव्य के गुण दोषों दोनों का विवेचन करते हुए काव्य को पढ़ाया जाता है, तो उसका नाम है समीक्षा विधि, जहां उसके ऐतिहासिक आदि विषय वस्तु को लेकर के उसकी समीक्षाएं की जाती है। और अंतिम जो विधि जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं काव्य या पद्य शिक्षण की अंतिम विधि का नाम है टीका विधि। टीका विधि से तात्पर्य, जैसा कि आपको पता है, मल्लिनाथ की टीका प्रसिद्ध है संस्कृत में, और उसको लोग बाग मुख्य ग्रंथ को नहीं पढ़ते और टीका ग्रंथ को ज़्यादा पढ़ते हैं। इसका मतलब वो टीका ग्रंथ, ये अब आपको पता लग गया होगा कि टीका ग्रंथ कब पढ़ा जाता है। टीका ग्रंथ तब पढ़ा जाता है, टीका विधि से तब पढ़ाया जाता है जब वो विषय वस्तु बहुत अधिक कठिन हो, छात्रों के स्तरों के अनुरूप नहीं हो, तब हम उसको एक उसकी टीका जो ग्रंथ होते हैं उसके आधार पर उसको पढ़ाया जाता है। वहाँ उसकी टीका विधि के अंतर्गत उस काव्य या पद्य शिक्षण को, जैसा कि कालिदास के ग्रंथों पर मल्लिनाथ ने अपनी टीकाएं लिखी, तो इतना मल्लिनाथ की टीकाएं इतने अधिक लोग पढ़ने लगे कि वहाँ मुख्य जो ग्रंथ थे वो भी पीछे रह गए, और मल्लिनाथ की टीका के नाम से वो ग्रंथ ज़्यादा विकसित हुए, उनको ज़्यादा अध्ययन करने लग गए। इसलिए टीका विधि से, अब इन चारों विधियों में लास्ट में एक एक शब्द ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टीका विधि में है अधिक कठिन विषय वस्तु को, उच्च क्लासों के लिए अधिक कठिन विषय वस्तु को किस विधा से पढ़ाना चाहिए, तो वहाँ टीका विधि के रूप में आप उत्तर भरें। जहाँ गुण दोषों की बात आती है वहाँ आप समीक्षा के रूप में ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक विषय वस्तु के आधार पर, और जहाँ एक श्लोक की तुलना में अपना आप स्पष्ट उत्तर हो जाएगा आपका। भाष्य में इस नाम से आप उत्तर भरें, भाष्य विधि अर्थात व्यास विधि, उसके नाम से एक श्लोक को अनेक विभिन्न ग्रंथों से पढ़ाया जाए, तब वो कौन सी विधि होगी, वो भाष्य विधि या फिर व्यास विधि होगी। इस तरीके से हमको काव्य या पद्य शिक्षण की विधियां पढ़नी है। अब इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आ सकता है। देखिए, एक प्रश्न आया कि भाई काव्य शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है, कौन सी है, तो याद रखें पूरे नाम, पर्यायवाची भी याद रखें। नाट्य की जगह अभिनय हो सकता है, भाषानुवाद की जगह अनुवाद हो सकता है, अर्थानुवाद हो सकता है, अर्थ विधि हो सकता है। इस तरीके से याद रखें। यहाँ पर दंडान्वय विधि और खंडान्वय विधि की जगह वाक्य अन्वेषण विधि हो सकता है, चेंज हो सकता है नाम। दंडान्वय खंडान्वय की जगह वाक्य अन्वेषण विधि हो सकता है। अब वाक्य का अन्वेषण औरों में नहीं होता है, वाक्य का अन्वेषण काव्य पद्य के अंतर्गत ही करवाया जाता है। गद्य के रूप में वो वाक्य रहता ही है, नाटक के रूप में वाक्य रहता है, व्याकरण के रूप में वाक्य रहता है। तो वाक्य का अन्वेषण विधि अगर कहीं प्रश्न आए तब भी हमको काव्य या पद्य शिक्षण करेंगे। वाक्य अन्वेषण विधि के नाम से किसको जाना जाता है, तो दंडान्वय और खंड। ऐसे अब यह प्रश्न आपने अभी पढ़ा नहीं इसमें कि वाक्य अन्वेषण विधि कौन सी हो सकती है। तो इस तरीके से इससे जुड़े हुए जो शब्दावली है वो इसके अंतर्गत प्रश्नों के रूप में आ सकती है, उसको आपको इस तरीके से भरना है। अंतिम जो 4 है, जैसे प्रश्न आया उच्च स्तर के लिए कौन सी विधि उपयोगी है, कौन सी नहीं है, तब आप याद रखें ये उच्च स्तर के लिए नहीं है, ये उच्च स्तर के लिए होती है। ठीक है, जहाँ पर इसके रूप में सर्वाधिक, जो वर्तमान में सर्वाधिक काव्य शिक्षण किस विधि से करवाया जा रहा है, तब इसके रूप में करना है। कौन सी मनोवैज्ञानिक नहीं है, तो ये मनोवैज्ञानिक नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक है। जिसको हम मनोविज्ञान जिसको मान्यता प्रदान करता है, उसके आधार पर जो विधियाँ होती है वो मनोवैज्ञानिक, जिसमें रटने पर ज़्यादा बल नहीं दिया जाता,
रटने वाली स्थितियों से लेकर के रटने वाली स्थितियों को मनोवैज्ञानिक की श्रेणी में नहीं लिया गया है। इस तरीके से हम काव्य या पद्य शिक्षण की समस्त विधियों का अध्ययन कर सकते हैं। इस तरीके से आपको समस्त प्रकार की जो विधाएं हैं उनकी विधियों को इस तरीके से ही पढ़ना है। तो आज के इस टॉपिक में हमने काव्य शिक्षण को लिया है और मैं समझता हूं कि काव्य शिक्षण के प्रत्येक प्रश्न को आप इसके आधार पर हल करेंगे। जितने भी आपके सामने प्रश्न आते हैं इस काव्य शिक्षण से उनको आप हल करें। निश्चित रूप से आप इस प्रकार की विषय वस्तु के आधार पर काव्य शिक्षण के प्रश्नों को हल कर लेंगे। कल हम इसी क्लास में दूसरी विधा की शिक्षण विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से एक एक विधा को सीखेंगे। धन्यवाद।